हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ट्विंकल इंस्टीट्यूट एबी। आज की इस वीडियो में हम उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एमबीबीएस रशिया में पढ़ने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है आपका टॉप प्रिफर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। इसके अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट जब रशिया आता है इंडिया से तो सबसे पहले सर्च करता है कि सबसे ऊपर कौन सी क्या यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है। वैसे तो रशिया के अंदर 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसका प्रोसीजर अलग होता है। इसलिए एक स्टूडेंट पहले देखता है कि किस यूनिवर्सिटी में वो एलिजिबल है, किस यूनिवर्सिटी में वो उसका बजट ठीक रहेगा, तो उस हिसाब से वो उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करता है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीबीएस इन रशिया। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे तो देखो बहुत सारे एडमिशन के लिए प्रोसीजर होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है फी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। उसमें मैं बताऊंगा कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रशिया की है उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसकी क्या ट्यूशन फीस है और आपका किस बजट के हिसाब से आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। उसके बाद आपका आता है वे ऑफ लिविंग इन रशिया। इसके अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट कवर होंगे, जैसे कि मैं बताऊंगा कि आपका फूड कॉस्ट क्या पड़ जाएगा एक मंथ का। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट में क्या क्या लग जाएगा और आपका और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट को डाउट रहते हैं कि वहाँ जाके मेरे और क्या एक्सपेंस लग जाएंगे और भी मेरा क्या खर्चा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको सारा बताऊंगा और उसके बाद हम और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है जो आपका है टॉप प्रिफर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। यूनिवर्सिटी की लिस्ट पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से टाइप की हैं रशिया में। देखो वहाँ दो टाइप की यूनिवर्सिटी, एक है एजेंसी मॉडल बेस्ड और एक है डायरेक्ट। ये एजेंसी मॉडल बेस्ड क्या चीज़ है? एजेंसी मॉडल बेस्ड ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एजेंट को अलॉट करती हैं ताकि वो सारा काम एक स्टूडेंट का कर सकें, क्योंकि जब एक स्टूडेंट रशिया आता है उसको रशियन नहीं आती और दूसरी उसको नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ अलॉट करती हैं एजेंट्स को ताकि वो स्टूडेंट्स का सारा काम करें और उन्हीं के थ्रू उनकी फीस भी जमा होती है उन यूनिवर्सिटी में। ये तो हो गई आपकी एजेंसी मॉडल। और एक होती है आपकी डायरेक्ट, जिसके अंदर एक स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता है, वो डायरेक्ट अपना सारा खुद काम करता है और खुद ही अपनी फ़ीस पे करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो होती हैं रशिया में वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हैं वो एजेंसी मॉडल बेस्ड होती हैं। वो ताकि एक स्टूडेंट का जो काम होगा वो आसान हो जाए, उसको ताकि कोई दिक्कत ना आए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जो सबसे पहले आती है वो है आपकी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ततरस्तान सिटी रशिया में स्थित है और ये एस्टेब्लिश हुई थी सन 1802 में। ये एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। मैं बता दूं कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सभी MCI और WHO अप्रूव्ड हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं वो तो आपको पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन उसके बाद आपको रशियन में भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए यहाँ आने से पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है और कौन सी यूनिवर्सिटी फुल कोर्स इंग्लिश में पढ़ाती है। तीसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एजेंसी मॉडल बेस्ड है। ये यूनिवर्सिटी सन 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये बर्नौल सिटी रशिया में स्थित है। ये भी एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसकी मान्यता बहुत है। अब चौथे नंबर पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है पीपल फ्रेंडली यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। ये मॉस्को के पास स्थित है और इसमें स्टूडेंट जाना बहुत प्रेफर करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं। इसके बाद आपका आता है 5वें नंबर में मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, एक तरह से इंडियन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरह, इसलिए वहाँ पर बच्चे कम ही जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो कि स्थित है उलियानो सिटी में रशिया में मॉस्को के पास में।
इस यूनिवर्सिटी में हर साल कम से कम 150 से ज़्यादा इंडियन बच्चा आता है। ये यूनिवर्सिटी 6 साल तक इंग्लिश में पढ़ाती है, इसलिए इसमें हर साल बच्चा बहुत ज़्यादा आता है इंडिया से। 7वें नंबर पे आपका आता है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ये दूसरी है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको मैंने 7वें नंबर पे रखा है। इसके बाद आती है आपकी 8वें नंबर पे वोल्गोराद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आपकी क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 9वें नंबर पर। और 10वें नंबर पे है आपकी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये सारी जो 10 की 10 यूनिवर्सिटी हैं टॉप में आती हैं, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी डिफर करती हैं अपनी अपनी फैसिलिटीज़ को लेकर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इसकी वजह से इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे है, वरना ये सारी यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको अभी बताई 10 की 10, ये सारी टॉप में आती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना MBBS परस्यू कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो रशिया में 47 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट मोस्टली प्रेफर करते हैं टॉप 25 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना। अभी आपके ऊपर है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए आप अपने एजेंट या कंसल्टेंसी में पता कर सकते हैं कि वो आपको सारी डिटेल यूनिवर्सिटी की देंगे, फीस कैसी है, वहाँ की हॉस्टल क्या है, मेस है कि नहीं है, और बाकी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी की सीट खाली रह जाती है या फुल नहीं होती। यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला सिस्टम है। आप अगर सबसे पहले आते हैं तो आपको सीट मिलती है। इंडिया में क्या है कि आपको पहले नीट क्रैक करना है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फिर मॉप अप राउंड। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आते हैं तो आपको टॉप की यूनिवर्सिटी मिलती है, आप बाद में आते हैं तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी मिलती है। इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है आपका एडमिशन प्रोसेस फॉर MBBS इन रशिया। एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आप चेक कर लें कि आप या जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो एलिजिबल है या नहीं, ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम चेक करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है MBBS इन रशिया के लिए। सबसे पहला है आपका यू मस्ट क्वालिफाई नीट। ये क्या है कि आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना नीट क्वालिफाई करे आप परस्यू नहीं कर सकते MBBS रशिया के अंदर। रशिया क्या, किसी भी अब्रॉड में आप, जैसे कि यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीट का फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है MBBS इन रशिया के लिए। अगर आप जैसे 12th कर रहे हैं और आपका अभी नीट का आपने फॉर्म फिल ही किया है कि आप नीट बाद में देंगे, और उसके बाद आपने सोचा है कि आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप अब्रॉड के अंदर MBBS करेंगे, तो आप प्री एडमिशन के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप सीट बुक कर दें और आप बाद में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे उसकी एडमिट कार्ड जो होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो है कि आप 17 साल के मिनिमम होने चाहिए ईयर ऑफ एडमिशन। मतलब कि जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल आप 17 साल के हो चुके हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपने एडमिशन लिया सितंबर या अक्टूबर में 2021 के अंदर, तो आप 17 साल के होने चाहिए 30 दिसंबर, उस साल के 30 दिसंबर से पहले। उसके बाद आपका है पॉइंट, यू मस्ट हैव क्लियर्ड योर 12th। आपको 12वीं क्लियर करनी है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू, जैसे कि CBSE हो गया, UPSC हो गया, ICSE हो गया। तो इसके थ्रू आपको अपना पार करना है 12th। कि मैंने आपको बताया, अगला पॉइंट ये है कि आपकी जो स्कूल जिससे आपने ये 12th किया है वो एक सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद आपका एक पॉइंट आता है कि आपने जो 12th किया है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अंदर आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। वैसे तो दूसरी जो जैसे कास्ट होती हैं डिफरेंट, जैसे जनरल, OBC, उसके अंदर डिफरेंट कट ऑफ होते हैं, लेकिन मिनिमम तो 50% होने चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो। तो और इसके साथ साथ ही एक और मेन पॉइंट जो है कि आपको उसके सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश भी पास करना ज़रूरी है। 12th में आपने इंग्लिश पास करी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने इंग्लिश जैसे पास नहीं करी होती, क्योंकि जैसे MBBS इन रशिया आप परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा, तो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये सब्जेक्ट भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एडमिशन के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं, वो है आपका नीट स्कोर कार्ड। नीट स्कोर कार्ड इज़ मस्ट। उसके बाद आता है आपकी 10th की मार्कशीट,
उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद स्टूडेंट का आईडी प्रूफ, और उसके बाद आती है आपका एक वैलिड पासपोर्ट। ये तो हो गए आपके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद बारी आती है वीज़ा की। अब वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक वैलिड पासपोर्ट, फिर आता है आपका मेडिकल रिपोर्ट ऑफ HIV जो कि आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी एक तो HIV की हो गई, और कुछ भी और भी मेडिकल चेकअप होते हैं जो कि मस्ट होते हैं वीज़ा के लिए। उसके बाद है आपका एडमिशन लेटर, ऑफिशियल एक इनविटेशन लेटर, और 8 वीज़ा फोटोग्राफ्स जो कि मैट में होनी चाहिए, ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए। कुछ फोटोज ग्लॉसी होती हैं जो शाइन करती हैं, वो वीज़ा वाले एक्सेप्ट नहीं करते। मैट वाली जो फोटोज होती हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे और एक मेन पॉइंट पर कि फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का क्या होगा। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैंने जैसा कि आपको बताया ये यूनिवर्सिटी सन 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये बर्नौल सिटी में रशिया में स्थित है। इसकी फीस आपकी होगी 22 से 25 लाख INR के बीच में, और ये यूनिवर्सिटी MCI और WHO अप्रूव्ड है, और इसमें इंडियन मेस की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होगी। और उसके बाद है आपकी यूनिवर्सिटी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 1802 में एस्टेब्लिश हुई थी और ततरस्तान रशिया में स्थित है। इसकी फीस है आपकी 27 से 30 लाख INR के बीच में। ये यूनिवर्सिटी भी MCI WHO अप्रूव्ड है, और इसमें भी इंडियन मेस की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी जो है उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सन 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये उलियानो सिटी रशिया में स्थित है। इसकी फीस होगी आपकी 21 से 23 लाख के बीच में। ये यूनिवर्सिटी भी आपकी MCI और WHO अप्रूव्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ MCI और WHO अप्रूव्ड हैं। जैसे 47 यूनिवर्सिटी हैं, उसके अंदर से 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो हैं वो आप MCI की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये MCI अप्रूव्ड है कि नहीं है। वहाँ पे आप रैंक भी देख सकते हैं, और वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कैसी है, इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी रिव्यूज़ क्या हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी सन 1909 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये सिटी उफा रशिया में स्थित है। इसकी फीस आपकी लगभग 22 से 24 लाख INR के बीच में होगी। बाकी यूनिवर्सिटी की डिटेल की फीस स्ट्रक्चर की लिंक मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटी की क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी क्या है, हॉस्टल फ़ी क्या है, और उसके अंदर और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका वहाँ पर इंश्योरेंस का, उसके अंदर बाद वीज़ा रिन्यू का, और भी सारे एक्सपेंसेस आपके वहाँ डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि है वे ऑफ लिविंग इन रशिया। देखिए, इंडिया के रहने के तौर तरीके और रशिया के रहने के तौर तरीके में डिफरेंस है। रशिया अपने ग्रेट कल्चर, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, मोस्ट चार्मिंग सिटीज़ जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, इनके लिए बहुत जाना जाता है। और ये वर्ल्ड क्लास फेमस है कि रशिया के अंदर बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो बहुत सुंदर हैं। बहुत सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ये कंट्री आपके लिए पूरी तरह सेफ़ है रहने के लिए। ये जब आप रशिया जाएंगे तो आपको एक वार्म ग्रीटिंग के साथ वेलकम किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं रशिया और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। वहाँ पर जैसे कि आप लोगों से मिलते हैं, रशियन लोगों से मिलते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह ग्रीट करते हैं। मतलब कि वो किसी भी कास्ट या फिर किसी और चीज़ को लेके भेदभाव नहीं करते। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि भेदभाव होता है कुछ कास्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके। रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रशिया। देखिए, जब बहुत सारे स्टूडेंट ये मेडिकल का फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिटेल दी होती है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अलावा भी हमारा कोई खर्चा होगा या नहीं होगा। वो जान नहीं पाते कि हम इसके अलावा कितना खर्च करें, कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। तो वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले चेक करते हैं ना कि कितना पैसा कहाँ कैसे खर्च होगा। तो आप जब किसी दूसरी कंट्री जाएंगे तो वहाँ भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खर्चा कहाँ और कैसे होगा। तो सबसे पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ के अंदर बैठ के जाएंगे, टैक्सी में, बस में, किसी न किसी चीज़ के अंदर आपको पे तो करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा। उसके बाद हो गया आपका फूड कॉस्ट।
फूड कॉस्ट की मैं आपको भी बताता हूँ कि आपका एक मंथ में कितना फूड कॉस्ट एक पर बंदा आ जाता है अगर वो नॉर्मली खर्चा करता है। तो उसके बाद आपका आता है एजुकेशनरी और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। आप ऐसे तो है नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका खर्चा नहीं होगा, आपको बुक्स नहीं लेनी होंगी, आपको स्टेशनरी का सामान नहीं लेना होगा, आपको और भी चीज़ें नहीं लेनी होंगी, वो सब तो आपका एडिशनल खर्चा ही बढ़ जाएगा ना। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि आपको मोबाइल आप चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो उसका रिचार्ज, आपकी पॉकेट मनी, तो वो सब भी एक एक्स्ट्रा आप पैसा सोच के चलें कि आपका यहाँ आने के बाद पर मंथ खर्च होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रशिया में बहुत सारे साधन हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि ट्रैम। ट्रैम क्या होता है? छोटी छोटी ट्रेन होती हैं जो कि एक पब्लिक रोड पर चलती हैं और इनका किराया आपका लगभग 20 से 23 या 25 रूबल के हिसाब से पड़ता है, जो कि आपका रुपीज़ और रूबल लगभग से अभी सेम है। उसके बाद आपका आ जाता है मिनी बस, और मिनी बस जो है आपका उसके अंदर भी आपको 20 रुपये से लेके मात्र 25 रुपये तक ही खर्चा पड़ेगा। उसके बाद आती है बात टैक्सी की। जैसे कि इंडिया में टैक्सी हम कहते हैं कि बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों ने मिलके एक टैक्सी बुक करी, तो उसके अंदर क्या होगा, 4 जनों ने मिलके 20-20 रुपये दिया या 20-20 रुपये दिए, तो वही उसी हिसाब से पड़ जाती है 15, 20, 25 रुपये मात्र एक टैक्सी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है आपकी एक पब्लिक बस। पब्लिक बस का भी वही खर्चा पड़ जाएगा 20 से 25 रुपये मात्र। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इंडिया के अंदर भी आप कभी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी आप बस में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, या किसी कोई छोटी छोटी जो मिनी बस चलती हैं उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर भी इंडिया के अंदर अभी भी 15, 20, 25 वही सेम रेट है और यहाँ भी वही रेट है। तो ये आपका एक एडिशनल खर्चा है जो आपका यहाँ आने के बाद आपको खुद अफोर्ड करना पड़ेगा, जो कि एडिशनल खर्चा है एक। अब बात करते हैं फूड कॉस्ट की। जब खाने की बारी आती है तो एक स्टूडेंट एक मंथ में मैं बताऊं तो लगभग 5 से 6 हज़ार अगर एक बंदा नॉर्मली खाता है, क्योंकि यहाँ जो सब्जियाँ आपको मिलती हैं सेम प्राइस जैसे कि इंडिया में है वही सेम प्राइस है यहाँ पर, लेकिन कभी कभी जैसे जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो उस टाइम पे यहाँ पर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया 5 से 6 हज़ार नॉर्मली। मोस्टली आप 5 से 6 हज़ार में अच्छे से अच्छा खा सकते हो मंथली में, लेकिन जब थोड़ी प्राइस बढ़ जाता है तो ये प्राइस 6 हज़ार से 7-8 भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली प्राइस नॉर्मल रहते हैं जो कि एक बंदे का, एक स्टूडेंट का आता है एक मंथ का। मैं खुद बताऊं तो मेरा भी, अगर मैं यहाँ पर अच्छे से खाता हूँ तो मेरा खाने का ही 7 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं नॉर्मली खाता हूँ तो। अब ये तो आपके ऊपर है, एक स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो क्या खाना चाहता है। अगर वो नॉर्मल सब्जी खाता है तो 4 या 5 हज़ार में भी गुजारा कर सकता है। अब उसको रोज़ कुछ नई स्पेशल डिश चाहिए बनाने के लिए तो वो तो फिर बजट अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट के ऊपर होता है कि आप कितना खर्च करना चाहोगे और कितना खर्च उसका होता है। ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ भाई हर बंदे का 5 हज़ार आना है या एक बंदे का 6 हज़ार ही आना है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना खर्च करना चाहोगे। आप चाहो तो 5 हज़ार भी खर्च कर सकते हो, आप चाहो तो 20 हज़ार भी खर्च कर सकते हो, आप चाहो तो 50 हज़ार भी खर्च कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको एक मंथ में अपने खाने के ऊपर कितना खर्च करना है। और वैसे बाकी अगर देखा जाए तो मेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती हैं, आप मेस ही लगाओगे। लेकिन कुछ होते हैं स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम मेस नहीं लगाना चाहते, हम खुद खाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये बात उनके लिए कही है कि आप अगर खुद बनाना चाहते हैं 5 से 6 हज़ार में नॉर्मली आप मंथली खा सकते हैं, अगर आप नॉर्मली खाना चाहते हैं तो। अब ये सब तो हो गए मेन पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर कर सकता था। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो अभी भी आपके पास कोई डाउट हैं, कि कुछ हैं कि आपको क्लियर नहीं हुए हैं डाउट, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपके कौन कौन से डाउट हैं। उस बारे में मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ। चलो ये सब तो हो गई, आपकी फ़ीस क्या थी, यूनिवर्सिटीज़ क्या थी, कॉस्ट क्या थी। चलो अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शिवम। इस वक्त मैं रशिया में हूँ और मैं उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाल फिलहाल मैं 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में हूँ, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और 4th ईयर में मैं आ जाऊँगा। जैसे कि आप सभी जानते हो 2020 जो था अभी जो गया, वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टफ था लोगों के लिए, कह सकते हैं पढ़ाई के मामले में भी, पैसे के मामले में भी। तो 2020 कुछ खास अच्छा नहीं गया। फिर भी इस यूनिवर्सिटी में इस साल लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है, जिनकी मैंने अभी कुछ दिनों पहले काउंसलिंग करी थी, और कुछ बहुत जल्द ही उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत जल्द ऑनलाइन वो भी।
और उसके बाद वो जब बोर्ड्स ओपन हो जाएंगे तो वो यहाँ पर ट्रैवल करेंगे और यहाँ पर उनकी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। वो बहुत जल्द जान जाएंगे कि फर्स्ट ईयर क्या है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है अब्रॉड जाके पढ़ना, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ भी उतना ही टफ है पढ़ना जहाँ जितना आपको इंडिया में। बस यहाँ ये है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और स्टूडेंट्स कम हैं, टीचर्स भी ज़्यादा हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं, 2 वीडियोस आएंगी। आप देख सकते हैं, मैंने बताया था उलियानोस के बारे में बताया था, रशिया के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके देखिए उन्हें। उसमें आप जान सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए पढ़ने के लिए। और एक और बात जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया था उनका लेट एडमिशन हुआ, क्योंकि देखो नीट भी 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट भी लेट आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि एडमिशन इंडिया में भी लेट हुए और रशिया में भी लेट हुए। इसलिए उनकी जो क्लासेस स्टार्ट होनी थी सितंबर में, वो जाके स्टार्ट हुई जनवरी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस, उनका कवर होगा उसी बेसिस पे कि उनकी क्लासेस ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी और एक दिन में उनकी जैसे पहले हुआ करती होंगी, जैसे हमारी फर्स्ट ईयर में होती थी एक दिन में 3 क्लासेस, तो उनकी 4-5 क्लासेस लगा दी जाएंगी ताकि टीचर्स कवर कर सकें और वो लैग ना करें दूसरे स्टूडेंट से कि हम पीछे रह गए, कि हमारी जो ईयर है वो पीछे चल रहा है दूसरे बच्चों से, वो उनका कवर कर दिया जाएगा। और बाकी रहा और भी जो जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे, जो मेन डाउट था कि हम कब आएंगे इंडिया से, यहाँ पर कब आएंगे, वो देखो अभी कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि कौन सा बच्चा या सारे बच्चे कब इंडिया से आएंगे या यहाँ से बच्चा कौन वापस जाएगा। तो अब जो इंडियंस हैं, जो स्टूडेंट जो न्यू हैं फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया, वो जब आएंगे तो उनके लिए अभी कोई ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि कब आएंगे, कौन सी डेट को आएंगे। जैसे ही आएंगे तो वो मैं अपडेट कर दूंगा, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि कब आप ट्रैवल कर सकते हो और आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। जैसे कि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ इंडियन स्पाइसेस खाने में, जैसे कि स्पाइसेस लेके आए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्पाइसेस आपको नहीं मिले, आपको कोई अपने टाइप के मसाले चाहिए तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने साथ इंडिया से लानी ज़रूरी होंगी, जैसे अपने अपने लिए, फॉर योर सेल्फ ओनली। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए मैं पूरी लिस्ट अगर अगली वीडियो में मैं कवर कर सकूंगा शायद, तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लेके आओ और क्या क्या चीज़ें कैरी करो, क्योंकि लिमिटेड होता है, आप इतना ही सामान ला सकते हो, ज़्यादा सामान नहीं ला सकते। तो इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें बता दूंगा, क्या आप चीज़ लेके आओ, क्या चीज़ नहीं लेके आओ, ताकि आपका यहाँ पर खर्चा कम से कम हो। अगर आप वहाँ से चीज़ें लेंगे तो आपको सस्ती पड़ जाएंगी, आप वही चीज़ यहाँ के लेंगे क्या पता आपको महंगी पड़े। इसलिए जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें हो गई, जैसे आपका एप्रॉन हो गया और आपका स्टेशनरी हो गया। यहाँ आप लेंगे बुक्स हो गई, जैसे यहाँ आप लेंगे, आप इंडियन एडिशन या इंडियन ऑथर की बुक लेना चाहेंगे तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है डबल प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि वो इंडिया से होकर कोरियर होकर आएंगी तो वो उतनी ही महंगी पड़ जाएंगी। अगर आप वो इंडिया में ऑलरेडी परचेज कर लेंगे तो वो आपको सस्ती पड़ जाएंगी। तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका कम से कम पैसा लगे और यहाँ आके आप सफ़र ना करें। इसलिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगली वीडियो में कि आप क्या क्या चीज़ें लेके आओ, क्या क्या नहीं लेके आओ। चलिए अब बात कर लेते हैं रशियन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, एक रूम के अंदर 4-5, और उनकी कंडीशंस भी आपने देखी होगी। गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी किस टाइप की होती है। लेकिन यहाँ जो है हॉस्टल आपको फुल्ली सेंट्रलाइज्ड हीटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और कभी कभी जनवरी और फेब में यहाँ पर -32 से -35 भी चला जाता है। तो इसलिए ये जो हॉस्टल्स बने होते हैं ये फुल्ली सेंट्रलाइज हीटर होते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में। तो एक रूम के अंदर मोस्टली 2 या 3 स्टूडेंट रहते हैं, और मोस्टली 3 रहते हैं, जिसके अंदर आपका 3 बेड, अलग स्टूल, अलग आपका पढ़ने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, और आपका पर्सनल बाथरूम होगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हॉस्टल होते हैं जिसके अंदर क्या आता है कि एक कॉमन बाथरूम होता है, तो सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को बाथरूम जाना है जैसे, तो लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, हर रूम के अंदर अपना पर्सनल बाथरूम होगा। तो आप
आपको कोई उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी बात करें तो जो आपका हॉस्टल होगा वो सेंटर में होगा, यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। नहीं तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं 50-60 रूबल में। नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले बताया, वहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे साधन हैं, आप जा सकते हैं वैसे। नहीं तो पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट। मैं मोस्टली पैदल भी जाता हूँ, कभी कभी टैक्सी से भी चला जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। आपका जो हॉस्टल होगा वो आपका सेंटर के पास होगा एक तो, और यूनिवर्सिटी के पास होगा, मॉल्स के पास होगा। तो आपको जो भी, जैसे आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाएंगी कि जस्ट पास में गए और सामान खरीद लिया। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पैकेज आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी उलियानोस्क में हूँ, तो आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप 10 में आती है, कॉलेज के पास है, सेंटर में है, और बहुत अच्छा हॉस्टल भी है। तो आप, और भी बहुत सारी जानकारी आपको लेनी है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपने मेरी बाकी की अगर पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, यूनिवर्सिटी टूर भी कराया था कि यूनिवर्सिटी अंदर से कैसे दिखती है, उसका कैंपस कैसा है, और उसके आसपास क्या क्या चीज़ हैं। और अगर बात करी जाए फेस्टिवल्स की, तो रशिया के अंदर भी इंडिया से ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ पर मेरे हॉस्टल में, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, उसके अंदर होली, दिवाली, लोहड़ी, हम सारे फेस्टिवल बनाते हैं। हमने एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो हमारे मेजर फेस्टिवल होते हैं इंडिया के अंदर वो यहाँ पे ना बनाए हो। हर फेस्टिवल मैंने यहाँ पे अपना बनाया है। तो और वो भी अपने रशियन दोस्तों के साथ, और इंडियन दोस्त, रशियन दोस्त, सब ऐसे ही मिल के, क्योंकि यहाँ के जो रशियन जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई इंडियन कल्चर, जैसे कि हम अपने यहाँ पे बताते हैं कि हमारे ये कल्चर है, हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, हमारे फेस्टिवल हैं, तो वो जानना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो रशियन हैं और जो कि इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं इंडियन, वो भी पहनते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपके कोई भी और बाकी डाउट रहते हैं, अगर आपको क्लियर करने हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे नंबर दिए गए हैं, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर लें, या फिर मुझे कमेंट में लिख दें, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अपना नंबर नीचे डाल दूँगा, आप मुझे कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट हैं, मैं अगली वीडियो किस बारे में बताऊँ, किस बारे में बनाऊँ मतलब, और क्या क्या चीज़ें बताऊँ आपको। तो आज की वीडियो में सोचता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, और अगर कुछ रहता है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं उस बारे में वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख लें, आपको उनके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि मेरी पुरानी वीडियोज़ कैसी थी और क्या क्या मैंने उसमें बताया था। और शेयर भी करें इस वीडियो को मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए। तब तक के लिए राम राम।